Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vinita. I am presenting here again with another important topic that is related to Indian Conduct Act. In the last previous class of Indian Conduct Act, I have already discussed about the concept of mistake. In today's lecture, we will further continue from section 23 that is relating to lawful object and lawful consideration. तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 23 सेज दैट व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट, कि कौन से कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होते हैं और कौन से नहीं होते, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल, ये लॉफुल होते हैं पर कब नहीं होंगे, अनलेस, कब नहीं होंगे, इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ के द्वारा इसे फॉरबिड किया गया, जो लॉ कहता है उससे आप अलग चल रहे हो। सच अ नेचर दैट इट परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, सेकेंड ये प्रोविजन ऑफ एनी लॉ को डिफीट कर रहा है। थर्ड इट इज़ फ्रॉडलेंट, ये फ्रॉडलेंट है, फ्रॉड करके आपने कुछ जो ऑब्जेक्ट है जो आपका वो कंप्लीट कर रहे हो। इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरीज टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी और पर्सन को उसमें इंक्लूड किया गया है। द कोर्ट रिगार्ड्स इज एज इमोरल, उसे इमोरल मान रही है, अनैतिक मान रही है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी बनी हुई है, सरकारी कुछ नीतियां होती है पब्लिक के रेफरेंस में, ये उसका विरोध करती हैं। तो इन ग्राउंड पर आप क्या करोगे, आप ये कहोगे कि ये अनलॉफुल आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन हो जाएगा। अब अगर आगे हम इसको डिस्कस करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेंगे, फिर पता चलेगा कि क्या कुछ है ये। इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल, तो जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट होगा किसी एग्रीमेंट का वो अनलॉफुल कहा जाएगा। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड, अगर किसी भी एग्रीमेंट का, ये वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा तो ये माना जाएगा वो एग्रीमेंट क्या है, वो पूरी तरह से वॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी, ए क्या कर रहा है, अपना घर जो है वो बी को बेचने को तैयार हो जाता है फॉर रुपीज 10,000 रुपीज में, ठीक है। Here B promised to pay the sum of 10,000 rupees if the consideration for A is promised to sell the house। अब ये बी जो प्रॉमिस करता है कि वो 10,000 रुपये चुका देगा। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन आपका कहा गया है सेक्शन 2D में, इसका मतलब होता है कोई प्राइस, अमाउंट, मनी। ए इज प्रॉमिस टू सेल द हाउस एंड ए इज प्रॉमिस टू सेल द हाउस इज द कंसिडरेशन फॉर बी इज प्रॉमिस। अब ए का जो प्रॉमिस है हाउस को सेल करने के लिए वो कंसिडरेशन है, सहमति पत्र है, रुपए की बात हो रही है, बी से प्रॉमिस करता है, और उसके बाद ये जो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन रहा है वो क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल भी इसी टाइप से ही है। अ प्रॉमिसेस टू पे रुपीज 1,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ, कि 6 महीने के अंत में वो उसे 1,000 रुपये दे देगा। इफ सी हु ओज दैट सम टू बी फेल्स टू पे, और ये जो आगे क्या करेगा, अगर वो पे नहीं कर पाता सी को तो वो जो है पेमेंट कर देगा। बी प्रॉमिस टू ग्रांट हिम टाइम टू सी अकॉर्डिंगली, तो सी को कुछ टाइम देता है। या द प्रॉमिस ऑफ ईच पार्टी जो है, ईच पार्टी जो कंसिडरेशन करती है वो वैलिड माना जाएगा। देखिए ए जो है प्रॉमिस करता है कि वो 6 महीने के बाद सी को, ए जो है पे कर देगा बी को 1,000 रुपीज़। इफ सी हु ओज द सम टू बी, अगर सी जो है हु ओज द सम, अगर सी पैसे दे देता है तो वो बी को देगा, अगर वो फेल हो जाता है तो उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। तो ये क्या है कि लॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। कि मान लीजिए ए को आगे सी से कुछ पेमेंट लेनी है, ए बी को कहता है मैं आपकी पेमेंट तभी दूंगा जब मुझे सी से मिलेगी। अब सी जब पेमेंट देगा तब ये माना जाएगा कि वो पेमेंट जो है आगे बी को दी जाएगी। ए प्रोमिस फॉर ए सर्टन सम पेड टू हिम बाय बी, ए प्रॉमिस करता है कुछ अमाउंट, वो जो है बी के द्वारा उसे चुकानी है टू मेक गुड टू बी द वैल्यू ऑफ इट शिप, जो शिप है उसकी वैल्यू के लिए। इफ इट इज रैक्ड ऑन ए सर्टन या वॉयस, अगर एक सर्टन एक फिक्स यात्रा पर अगर वो यात्रा के दौरान उस शिप की जो डैमेज हो जाता है तो वो ए क्या करेगा, प्रॉमिस कर रहा है और ए सर्टन सम की वो जो है दे देगा बी के द्वारा। एज ए प्रॉमिस इज द कंसिडरेशन ऑफ बीज पेमेंट एंड बीज पेमेंट इज कंसिडरेशन ऑफ एज ए प्रॉमिस।
अब इन दोनों के आपस की जो पेमेंट की जो बात है वो जो ए का प्रॉमिस है वो बी के लिए कंसिडरेशन माना जाएगा और बी की जो पेमेंट है वो ए के लिए कंसिडरेशन माना जाएगा। बोथ द कंसिडरेशन आर लॉफुल कंसिडरेशन। इनको हम डिटेल में करेंगे, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ए प्रोमिस टू मेंटेन बी इज चाइल्ड। ए प्रॉमिस करता है वो बी के चाइल्ड को मेंटेनेंस देगा। बी प्रॉमिस करता है कि वो उसे 1000 रुपये देगा। ए ये प्रॉमिस करता है कि वो बी के बच्चे की देखभाल कर लेगा, उसको मेंटेन करेगा। बी कहता है कि ठीक है, अगर आप मेरे बच्चे की देखभाल कर रहे हो तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा ईयरली फॉर द पर्पज, उस पर्पज के लिए 1000 रुपये। ये देखिए पुराने टाइम का एक्ट है, उस टाइम 1000 की बहुत वैल्यू होती थी। हियर द प्रॉमिस ऑफ ईच पार्टी इज द कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉमिस ऑफ अदर पार्टी। यहाँ दोनों पार्टीज के बीच में जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो कंसिडरेशन माना जाएगा। दे आर लॉफुल कंसिडरेशन। ये क्या होंगे? लॉफुल कंसिडरेशन होंगे। ए बी एंड सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ए बी और सी एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं फॉर द डिवीजन अमंग दम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड टू बी एक्वायर्ड। ए और बी और सी तीनों एक एंटर करते हैं एक में और कह रहे हैं कि हम फ्रॉड के द्वारा बाय द फ्रॉड कुछ जो है फ़ायदा लेंगे फ्रॉड के द्वारा। जो फ्रॉड वर्ड आ गया, फ्रॉडुलेंट टर्म जो दी हुई है, तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट है उसका वो क्या है? अनलॉफुल। उनका उद्देश्य क्या है कि हम फ्रॉड करके जो है रुपया कमाएंगे। ए प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड बी प्रोमिसेस टू पे 1000 रुपीज़ टू ए। ए क्या प्रॉमिस करता है? टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट, कि बी के लिए एक एम्प्लॉयमेंट लाएगा, एक रोजगार लाएगा सरकारी नौकरी में। बी उसे प्रॉमिस करता है कि उसके बदले में 1000 रुपये दे देगा। एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा क्योंकि जो कंसिडरेशन है वो क्या है? अनलॉफुल है। जो उन दोनों के बीच में कंसिडरेशन है, जो एक तरीके से प्राइस है, प्रॉमिस है, वो क्या है? अनलॉफुल है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? ये कह रहा है कि ए बीइंग एजेंट फॉर ए लैंडेड प्रोपराइटर, एक जमीनी कोई प्रॉपर्टी है, जमीन की कोई प्रॉपर्टी है, इनकी जो भी एक आप कह सकते हो कि खेती के लिए जो प्रॉपर्टी है वो क्या करता है? ए बीइंग एजेंट ऑफ उस प्रॉपर्टी का वो एक एजेंट है। एग्रीज फॉर मनी विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल। जिस भी प्रिंसिपल यानी कि जो मालिक है उसका, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी नॉलेज के बिना ही वो एक एग्रीमेंट कर लेता है। टू ऑब्टेन फॉर बी अ लीज ऑफ लैंड, की बी के साथ एक एग्रीमेंट करेगा, कर लेता है। ए जो है बी के साथ एक लीज एग्रीमेंट कर देता है। लीज का मतलब क्या है? किराए पे दे रहा है वो, और प्रिंसिपल से संबंधित है, जो मालिक है उससे संबंधित है, लेकिन मालिक के पास नॉलेज नहीं है। मालिक को पता ही नहीं है कि इस प्रकार का एग्रीमेंट कोई हो रहा है। द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज वॉइड। एग्रीमेंट जो है ए और बी के बीच में वो वॉइड हो जाएगा। एज इट इम्प्लाइज ए फ्रॉड बाय कंसीलमेंट। यहाँ पर कंसीलमेंट, कुछ छुपा कर फ्रॉड किया जा रहा है, बाय ए ऑन हिज प्रिंसिपल, उसके मालिक के बिहाफ पर। ए प्रोमिसेस, ये तो हो गया ऊपर वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है ए प्रोमिसेस बी। ए क्या बी को प्रॉमिस कर रहा है टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन, की वो उसके खिलाफ कोर्ट में केस को नहीं लड़ेगा। विच ही हैज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी, जो उसने बी के अगेंस्ट रॉबरी का फाइल किया था। मान लीजिए ए ने क्या किया? एक रॉबरी की कंप्लेंट फाइल कर दी आईपीसी के तहत, उसका क्या कह सकते हो? एफआईआर दर्ज हो गई है। अब वो कह रहा है कि वो ना कुछ पैसे दे दे तो वो उसके खिलाफ केस नहीं लड़ेगा। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड माना जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है उसका वो अनलॉफुल है। एज एस्टेट इज सोल्ड फॉर एरियर्स। ए की जो प्रॉपर्टी है वो एरियर्स के लिए, एरियर्स का मतलब कुछ किराया वगैरह था, रेवेन्यू था, वो इकट्ठा हो चुका है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, कानून के तहत कुछ कर जो है वो लेना था और उस कर की अमाउंट जो बढ़ती चली गई है। बाय विच द डिफॉल्टर इज प्रोहिबिट, जिसके लिए डिफॉल्टर जो है उसको मना कर दिया गया है कि वो एस्टेट को नहीं खरीदेगा। बी अपन एन अंडरस्टैंडिंग विद ए, बी क्या करता है? ए के साथ एक अंडरस्टैंडिंग रखते हुए बिकम्स द परचेजर, उसका क्या बन जाता है? परचेजर बन जाता है, उसको परचेज करने वाला बन जाता है। एंड एग्रीज टू कन्वे द एस्टेट, और एग्री होता है कि वो उस एस्टेट को आगे कन्वे कर देगा, उस एस्टेट को आगे बेच देगा। ए अपन रिसीविंग फ्रॉम हिम द प्राइस बी वॉज पेड, ए क्या करता है? बी का एक बी से पेमेंट ले लेता है एग्रीमेंट के लिए, वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, क्योंकि टेंडर्स द ट्रांजैक्शन इन इफेक्ट ऑफ परचेज ऑफ द डिफॉल्टर, की डिफॉल्टर का जो है परचेज किया गया है और वो लॉ का जो ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव कर रहा है। तो इस जिस व्यक्ति को मना कर दिया गया कि आप परचेज नहीं करोगे, उसी व्यक्ति के द्वारा परचेज किया जा रहा है, तो वो क्या है? लॉ का जो ऑब्जेक्ट है उसको डिफीट कर रहा है।
ए हु इज बी इज मुख्तार, ए जो है बी का मुख्तार है। प्रॉमिसेस टू एक्सरसाइज हिज इन्फ्लुएंस, वो कहता है कि वो अपना प्रभाव छोड़ेगा एज सच विद बी इन फेवर ऑफ सी, जिससे कि फेवर में सी के प्रॉपर्टी हो जाएगी। सी प्रॉमिस टू पे 1000 रुपीज़, सी प्रॉमिस करता है कि वो 1000 रुपया दे देगा, तो एग्रीमेंट क्या वॉइड हो जाएगा और बिकॉज ये इमोरल है, गलत है, नैतिक नहीं है। ए एग्रीमेंट करता है तो लेट अ डॉटर टू हायर कंक्यूबनाइज, कंक्यूबनाइज का मतलब होता है कि बिना मैरिज के कोई किसी के साथ रह रहा है, तो पुराने टाइम में क्या होता था, उसको एक रखैल वर्ड यूज़ किया जाता था, तो मोस्टली अब जो यूज नहीं होता है। ए क्या करता है, एग्रीज होता है, एग्रीमेंट करता है कि वो अपनी बेटी को जो कंक्यूबनाइज में रख देगा। एग्रीमेंट जो अवॉइड है क्योंकि ये इमोरल है। दो द लैटिंग मे नॉट बी पनिशेबल, हालांकि ये जो एक्ट है ये कहीं भी पनिशमेंट इसकी नहीं दी गई है आईपीसी में, लेकिन फिर भी ये क्या माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। अब हम थोड़े से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या है एग्जाम्पल समझ लिए हैं, अब हम बेसिकली पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए, क्या चीज़ें जो हैं वो इसकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स में आएंगी, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो ये जो क्लास है ये मेरे हिसाब से 2 क्लासेस बनेगी लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन पर, रीजन बीइंग कि थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन है, ठीक है। तो अब हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, 2 टर्म इसमें यूज हुई है। द फर्स्ट वन है, एक सेकेंड, फर्स्ट जो टर्म यूज हुई है वो है इसमें ऑब्जेक्ट, और सेकंड जो टर्म यूज हुई है इसमें कंसीडरेशन। सेकंड टर्म जो है वो है कंसीडरेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस, देखिए जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हो वो, और कंसीडरेशन कई बार क्या है कि इसमें कंफ्यूजन सा क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये कह रहा है कि दोनों सिनोनिम्स लगते हैं लेकिन है नहीं। देखो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है द पर्पस, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, पर्पस, कि आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए आप वो एग्रीमेंट कर रहे हो, ये पर्पस की बात करता है। कंसीडरेशन होता है प्राइस ऑफ प्रॉमिस, प्राइस ऑफ प्रॉमिस, जो आप प्रॉमिस कर रहे हो उसका एक प्राइस हो जाएगा, प्राइस ऑफ प्रॉमिस हो जाएगा। तो जब आप पर्पस और प्रॉमिस को देखते हो दोनों चीज़ें जो डिफरेंट हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया, एक ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट में भी, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसका ऑब्जेक्ट रखा कि टू किल अ पर्सन, टू किल अ पर्सन। अब जिस काम को करने के लिए हमने एक एग्रीमेंट किया है वो है कि हमें उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को मारना है, उसके बदले जो प्रॉमिस किया गया उसके बदले हम एक प्राइज लेते हैं, प्राइज मतलब कंसिडरेशन लेते हैं। तो पहली बात तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अनलॉफुल है। जब भी ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा तो जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये वॉइड हो जाएगा। और जो कंसिडरेशन जो क्या होगा, जो उसके बदले प्रॉमिस जो किया गया है उसके बदले एक प्राइज है, प्राइस जो है वो रुपीज में होगा, उस प्राइस को आप बोलोगे कंसिडरेशन। ये है बेसिक इसका मीनिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपको, वो ये बता रहा है कि क्या क्या चीजें, व्हाट कंसिडरेशन, व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल। कौन से कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल होंगे। द फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ। सेकंड पॉइंट आपका आप मानोगे तो पहला तो फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ के द्वारा उसको फॉरबिड कर दिया गया है। सेकंड पॉइंट है डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, डिफीट कर रहा है, लॉ का कोई प्रोविजन उसको डिफीट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्वॉल्व्स एंड एम्प्लॉयज, इन्वॉल्व्स एंड एम्प्लॉयज, implies injury to person, injury to the
person or property of another, किसी दूसरे की के पर्सन बॉडी को या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करने का इन्वॉल्वमेंट अगर उसमें है तो। फोर्थ पॉइंट कहता है आपका इमोरल, अगर कोई नैतिक तौर पर सही नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आपका कहता है अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, जो भी पब्लिक पॉलिसी है उसका अपोज है, उसका अपोजिशन किया जा रहा है, तो उस मामले में भी वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है फॉरबिडन बाय लॉ, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फॉरबिडन बाय लॉ में अगर आप एग्जांपल के तौर पर समझो, सेक्शन 23 हमें साफ तौर पे बात करता है कि फॉरबिडन बाय लॉ क्या है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि क्या कुछ है। फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब है टू प्रोहिबिट और फॉरबिड, टू प्रोहिबिट, प्रोहिबिट और फॉरबिड, प्रोहिबिट कर रहा है, रोक रहा है आपको, फॉरबिड मना कर रहा है कि आप वो एक्ट नहीं करोगे। फॉरबिड द एक्ट विच इज पनिशेबल, विच इज पनिशेबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा जैसे पनिशेबल माना गया है। ठीक है, तो हर एक प्रकार का वो जो ऑफेंस होता है उस ऑफेंस को करने के लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो और उसके बदले में प्रॉमिस करते हो, कुछ प्राइस पे कर रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा, वो फॉरबिडन बाय लॉ माना जाएगा। जैसे कि मर्डर का एक प्रोविजन है, मर्डर 302 हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर है, अटेम्प्ट हो गया 307। इस प्रकार से थेफ्ट हो गई, रॉबरी हो गई, कुछ भी जो ऑफेंस है आईपीसी के, उनके लिए आप एग्रीमेंट करते हो, वो क्या हो जाएगा, फॉरबिडन बाय लॉ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि फॉरबिडन बाय लॉ मीन्स एंड इंक्लूड्स, फॉरबिडन बाय लॉ means and includes the punishment provision, the punishment for such act, whether that punishment is physical or fine, whether that punishment is फिजिकल और फाइन, कोई भी प्रकार की पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, जिसके अंदर जो है इम्पोज किया जा रहा है आपके ऊपर कि आपको फाइन पे करना है, या फिर मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पर रेवेन्यू कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है, इसमें क्या है कि आपने रेवेन्यू देना होता है, वो आप नहीं दे रहे हो तो नो पनिशमेंट का प्रोविजन होता है, कोई पनिशमेंट नहीं होती, इसमें वैसे पेनल्टी लग जाती है, तो ये फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होगा। तो ये है बेसिक सा इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉरबिडन बाय लॉ के बारे में। पर ये भी कोई नेसेसरी नहीं है कि जो भी आपने वो एक्ट किया है वो फॉरबिडन बाय लॉ होगा तभी वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, अगर आप बात करते हो वेजरिंग एग्रीमेंट की, जो आगे के कंसेप्ट में आएगा, वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट होता है। फिर है लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग क्या, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड आ गया या लीगल प्रोसीडिंग आ गई। सेकंड है रिस्ट्रेन इन ट्रेड, कि आप ये प्रकार का व्यापार नहीं करोगे, आगे के प्रोविजंस में आएंगे ये। फिर आगे है लीगल प्रोसीडिंग को भी रिस्ट्रेन किया गया है, रिस्ट्रेन इन लीगल प्रोसीडिंग, ये सारी की सारी चीज़ें भी क्या है, वॉइड है। ठीक है, तो सिर्फ एक एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ हो वही वॉइड नहीं होगा, फॉरबिडन बाय लॉ ही, फॉरबिडन बाय लॉ इज नॉट द एसेंशियल, नॉट द ओनली कंडीशन, not the only condition by which the agreement be void,
एग्रीमेंट बी वॉइड। ठीक है, तो ये है हमारा आज का जो एक बेसिक सा कंसेप्ट पार्ट 1 जो है मैंने आपको करवा दिया है। इसके 2 लेक्चर अपलोड मैं करूँगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 का लेक्चर आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है बाकी जो प्रोविजंस हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो काफ़ी लेंथी होने वाला है, हो सकता है इसके 2 या 3 लेक्चर भी बन जाएँ, तो मैं ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं करूँगी। 20 मिनट के करीब लेक्चर हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो और आप जो है सुनना भी पसंद ना करें। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।